हेलो गाइस, आज हम 7th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का जो ये नाम है इसकी मीनिंग बताना चाहूँगी। ये जो चैप्टर है ये हमें ये बताता है कि जो उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश है, अर्थात यानी कि ये हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारी मतलब एकदम बीच का जो है, जहाँ पर सूर्य की जो भूमध्य रेखा है ये वाली, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश एकदम सीधा पड़ता है, जहाँ पर सूर्य की लाइट एकदम सीधी पड़ती है, ये वाला जो प्रदेश है ये यहाँ को जो सूर्य के, क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ी सी तिरछी पड़ती हैं ये, लेकिन ये जो एकदम सामने को पड़ते हैं ये वाला जो क्षेत्र है ये है उष्णकटिबंधीय प्रदेश। और जो यहाँ पर इसके साइड में, जहाँ पर ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है, ये है उपोष्ण प्रदेश। यानी कि उष्णकटिबंधीय बहुत ज़्यादा जहाँ पर गर्मी हो और सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और उपोष्ण प्रदेश जहाँ पर ना ही बहुत ज़्यादा ठंड हो और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो, वो है उपोष्ण प्रदेश। तो हमारी पृथ्वी का वो भाग जहाँ पर उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश है, वहाँ का जो पर्यावरण है उस पर्यावरण में मानव की अन्योन्य क्रियाएँ यहाँ, यानी कि वहाँ पर मानव की जो क्रियाएँ हैं वो कैसी हैं, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। एक कहानी के माध्यम से इसमें शुरू में बताया गया है कि रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी सी उम्र में ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थीं। ये देखें, वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो कुछ ऐसी हैं। ये विश्व के विभिन्न भागों के निवासियों की यहाँ पर तस्वीरें हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबका ड्रेसिंग सेंस, सबका ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत सारी जगह के लोग आकर के यहाँ पर आ गए हैं, मतलब इकट्ठे हो गए हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर ये बच्चों का अलग है ड्रेसिंग सेंस, यहाँ पर अलग है, ये इनकी अलग है, इनकी अलग है, इनकी अलग है, इनकी अलग, यानी कि सबकी यहाँ पर जो ड्रेसिंग सेंस है वो सबकी अलग अलग है। रेणुका के जो चाचा हैं वो कह रहे हैं, रेणुका इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं, ये कहा श्रीकांत चाचा ने। उनके जीवन भी शायद तुम्हारी तरह खेलते हैं। उनके जो बच्चे हैं उनका जो जीवन है वो भी मतलब सारे बच्चों के समान ही है। शायद वो तुम्हारी तरह खेलते होंगे, तुम्हारी तरह झगड़ते होंगे, और मतलब जैसे बच्चे आपस में समझौता कर लेते हैं फिर समझौता कर लेते होंगे। गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना भी सीख जाते हैं। आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें आप जो विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेश और निवासी हैं उनके बारे में सीखेंगे। अब इस चैप्टर में सबसे पहले अमेज़न बेसिन के बारे में बताया गया है। अमेज़न बेसिन, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर जो सहायक नदी का अर्थ बताना चाहूँगी। ये सहायक नदी यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदियों से मिलती हैं। मुख्य नदी अपने सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि सहायक नदी कौन सी होंगी, जो छोटी छोटी नदियाँ मेन नदी में आकर के मिल जाएंगी, छोटी नदियाँ कहलाएंगी। और वो नदियाँ यानी कि मुख्य नदी हो या सहायक नदी हो, दोनों नदियाँ जो हो, ये जो सारी नदियाँ होती हैं छोटी छोटी और बड़ी भी, जब जिन जिन क्षेत्रों का ये जल आपस में बहा कर के लेकर के जाती हैं, चाहे वो मतलब
छोटी नदी लेके जाए या बड़ी नदी, तो जो जितना भी वो जल बहा करके लेके जाती हैं उसको बेसिन कहा जाता है, और इसी बेसिन का दूसरा नाम जलग्रहण क्षेत्र भी है। ठीक है। अमेज़न बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं अमेज़न बेसिन के बारे में। पहले मैं इसका आपको चित्र दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये है अमेज़न बेसिन का चित्र। ये नदी है, इधर से ये मतलब ये इधर को जा रही है, यहाँ से ये छोटी छोटी नदियों से निकलती है ऐसे, और मतलब ये जो पूरा का पूरा ये वो है बेसिन है सारा, ये जलग्रहण क्षेत्र है, सारी नदियाँ हैं ये इसको अमेज़न बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये इतना जो क्षेत्र है ये वाला ये अमेज़न बेसिन कहलाता है ये, और इसे मतलब अमेज़न का जो जलग्रहण क्षेत्र भी इसका कहा जाता है। ये दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, ओके। तो देखिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, जैसा कि मैंने अब आपको अभी बताया था कि ये वाला जो प्रदेश होता है ये, यानी कि बीच में कि 0 डिग्री पर क्या होगा, विषुवत व्रत होगा, और 23.5 पर ऊपर यहाँ पर 23.5 डिग्री पर होगी कर्क रेखा, और नीचे 23.5 डिग्री पर होगी मकर रेखा। ठीक है, तो इसका जो ये वाला बीच का क्षेत्र है, ये वाला सारा जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर डिग्री मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पर 0 डिग्री है, सिर्फ 10 डिग्री यहाँ पर, अगर 10 डिग्री उत्तर की बात करें और 10 डिग्री यहाँ पर नीचे की बात करें, तो ये वाला जो क्षेत्र होगा ये भूमध्य प्रदेश कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसको 23.5 कर लें तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र कहलाएगा ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहलाएगा। ठीक है, अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूरब में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है, जैसे कि हमने दिखाया था अभी। यहाँ पर ये पश्चिम से यहाँ को निकलती है छोटी छोटी नदियों से यहाँ से, और ये इधर को पश्चिम में चली जाती है। ठीक है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग में से अपवाहित होती है। ठीक है, ये इधर देखें आप, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब से सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहन के कुछ स्थानीय आदिवासियों ने इन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के एमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेज़न पड़ा। अब यहाँ की जलवायु कैसी है, जो अमेज़न बेसिन है उसकी जलवायु की बात करें तो हम, जैसा कि अब आप जानते हैं अमेज़न बेसिन में भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। जो अमेज़न बेसिन है वो भूमध्य रेखा जो है उसके आसपास फैला हुआ है। यह पूरे वर्ष यहाँ पर गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ गर्म यानी कि, ठीक है, जहाँ का तापमान ज़्यादा हो, और नम यानी कि थोड़ा सा जो नमी होती है वो। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप में गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रकार में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्र अति उच्च होती है। जो यहाँ का दिन का तापमान है वो उच्च है एवं आर्द्रता जो है यहाँ की वो बहुत ज़्यादा उच्च है, यानी कि अति उच्च है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता जो होती है वो वैसी की वैसी बनी रहती है, जिस वजह से यहाँ पर चिपचिपाहट से महसूस होती है। वर्षावन
अगर यहाँ की वर्षा वनों की बात करें तो इन प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि एवं सघन वन उग जाते हैं। यहाँ पर की जो भूमि है इस पर सघन वन उग जाते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियाँ तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ और आर्किड एवं ब्रोमीलायड पैदा होते हैं। ये देखें आप, यहाँ पर बिल्कुल मतलब ऊपर से भी एकदम ढक जाएगा ताकि सूर्य की किरणें नीचे तक, जिस वजह से सूर्य किरणें नीचे तक नहीं पहुँच पाती हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता, यानी कि यहाँ पर प्राणी किस तरीके मतलब कौन कौन से रहते हैं, तो यहाँ पर टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हज़ारों कीड़े मकोड़े भी इनमें निवास करते हैं। मांस खाने वाली प्राणियां, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेज़न नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। ठीक है। बोरमिलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग कर अंडा देने के लिए करते हैं। कुछ टीवी चैनल्स विश्व के वन्य जीवन पर वृत्तचित्र प्रसारित करते हैं। इन्हें देखें अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बता सकते हैं आप। वर्षा वन के निवासी, यानी कि ये जो वर्षा वन है यहाँ पर कौन कौन लोग निवास करते हैं। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो फसलों का ध्यान रखती हैं, यानी कृषि करती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन पद्धति का प्रयोग करती हैं। कर्तन एवं दहन पद्धति का मतलब होता है कि वो पहले जो भी उनका मतलब जहाँ पर भी वो कृषि करना चाहती हैं पहले वहाँ के पेड़ों को काट देती हैं, जिसे कर्तन कहा गया है। और काटने के बाद वहाँ की जो छोटी मोटी घास फूस रह जाती है फिर उसको जला देती हैं। जलाने के बाद जहाँ वो जो राख बच जाती है उससे वो मतलब जो मिट्टी होती है उसमें मिला देती हैं, जिस वजह से ये कर्तन एवं दहन पद्धति कही जाती है। दहन का मतलब होता है जलाना। ठीक है। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। इनके जो कसावा को उगाते हैं ये इसको चींटियाँ भी खाती हैं और मतलब मानव तो यहाँ खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। जो यहाँ के वर्षा वन है वहाँ से जो ये महिलाएं हैं वहाँ से लकड़ी लेकर के आती हैं मतलब जलाने वगैरह के लिए। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। ठीक है। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है।
इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को इस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त हो जाता है, क्योंकि जब लगातार एक स्थान पर लगातार बारिश होगी तो उससे क्या होगा कि मतलब बारिश होती रहेगी और बहुत ज़्यादा पेड़ उग जाएंगे, एकदम ढक जाएगा वहाँ पर, ज़मीन पर सूरज की किरणें नहीं जाएंगी और लगातार फिर भी बारिश होगी तो उससे क्या होगा कि पानी तो बराबर ज़मीन पर गिरेगा, लेकिन सूर्य का प्रकाश उस पर ना पहुँचने की वजह से क्या होगा, तो वहाँ की जो ज़मीन है वो सूखेगी नहीं। जब वहाँ की ज़मीन सूखेगी नहीं तो फिर बार बार बारिश से वो मिट्टी जो होगी वहाँ की वो बार बार कटती रहेगी, जिस वजह से मतलब वर्षावन जो है वो कुछ बह जाएंगे और कुछ मतलब इस तरीके से सारे वन जो है वो नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी पेड़ का लंबे टाइम तक रह पाना या किसी भी वन का लंबे टाइम तक रह पाना तभी संभव होता है जब वहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी पहुँचता हो, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो जड़ों को मजबूत रखता है और वहाँ की मिट्टी को मतलब सुखा कर रखता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर वर्षावन के लुप्त होने के व्यापक प्रभाव। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि बदल जाता है। देखें इधर, ये पहले इतने ज़्यादा वर्षावन थे यहाँ पर, ये क्योंकि यहाँ की जो वो है एकदम ढाल सा बन गया है, यहाँ पर की जो मिट्टी है वो ढाल की बन गई है। अब लगातार जब इस पर बारिश होगी और यहाँ पर सूरज नहीं पहुँचेगा, बारिश से क्या होगा, मिट्टी कटाव होता रहेगा, यहाँ को नीचे को मिट्टी बहती रहेगी। जब लगातार मिट्टी बहेगी तो फिर ये जो पेड़ पौधे हैं सब यहाँ के बह जाएंगे। ये वाले बह गए, फिर देखें इतना सा यहाँ के जो ये है इतना सा, मतलब ये इतने से पेड़ बचे बस। फिर उसके बाद और ज़्यादा मतलब मिट्टी का कटाव हुआ और ज़्यादा वो बहे तो फिर बाद में ये इस तरीके से रह गए, नहीं छोटे से इतने से मतलब वर्षावन रह गए। कर्तन और दहन पद्धति ये तो मैंने आपको बताई दी है। वैसे ये क्या होती है ये, फिर आता है मतलब जो हमारा भारत देश है उसका बेसिन। हमारे भारत देश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण प्रदेश में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित हैं। अक्षांश के घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो गंगा और ये जो मतलब नदी है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री पर। ठीक है, फिर यहाँ पर ये 10 डिग्री पर मान लीजिए ये यहाँ पर होगा 10 डिग्री अक्षांश उत्तर, क्योंकि उत्तर की बात कही तो उत्तर ऊपर होगा और दक्षिण नीचे होगा। ठीक है, अब यहाँ से 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री, मान लीजिए 30 डिग्री यहाँ पर है तो 30 डिग्री वाला जो क्षेत्र होगा, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र होगा लगभग मान लीजिए ये 10 से और 30 डिग्री, तो ये इसके जो बीच का क्षेत्र है यहाँ पर है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत, हिमालय के गिरिपथ तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। ठीक है, भारत का मानचित्र आप देख सकते हैं। उन राज्यों के नाम बताएं जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है। 8.8 यहाँ पर आप देख ये
ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन, यहाँ से ये वाली जो नदी है ये यहाँ से स्टार्ट होती है और ये यहाँ को आती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है ये। और ये वाली जो छोटी छोटी नदियों से मिलकर के सहायक नदी जो जा रही है, छोटी छोटी सहायक नदियों से मिलकर के जो नदी जा रही है, ये वाली मेन नदी ये है गंगा नदी, ठीक है। अब ये पूछा है कि कौन कौन से राज्यों से होकर के जा रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो है ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से। और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है गुजरात, ये वाला जो हिस्सा है ये इस तरीके से, ये वाला जो हिस्सा है ये है उत्तर प्रदेश, ये वाला जो हिस्सा है ये है बिहार, ठीक है ये मध्य प्रदेश था। और ये वाला जो है ये है पश्चिम बंगाल, ये वाला हिस्सा इतना। और फिर बाद में ये ऊपर का ये वाला जो हिस्सा है ये उत्तराखंड है, ये ठीक है ये वाला हिस्सा उत्तराखंड है। और ये तो नेपाल देश है, मतलब ये तो भारत का पूछा है ना, तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये असम है, ये वाला, ठीक है असम। तो ये इन राज्यों से होकर के जाती हैं, जो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का ये जो बेसिन है इन राज्यों से होकर के जाता है। और वैसे अगर मतलब देश की बात करें तो ये है भारत है, नेपाल है, चीन है, वो चीन का जो तिब्बत है, तिब्बत के पठार से यहाँ से, और ये बांग्लादेश तक यहाँ तक फैला हुआ है ये, ठीक है। फिर उसके बाद है बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के प्रतिकूल हैं, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ढाल होता है वहाँ पर मतलब लोग बहुत ही कम रहते हैं, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में, ध्यान रखना, पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग होंगे और जो इसका मैदानी क्षेत्र होगा वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होगी, यानी कि मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। जनसंख्या घनत्व मतलब कि जनसंख्या का ज़्यादा होना। घनत्व का मतलब होता है कि जो मतलब कम क्षेत्र में ज़्यादा चीज़ों होना। ये एग्जाम्पल के लिए जैसे आप क्लास में भी क्लास का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई भी आपकी क्लास है, जैसे आपकी कोई भी क्लास होती होगी, 6th क्लास में 7th क्लास में से आप पढ़ते हैं, तो 7th क्लास में जैसे आपकी क्लास है उसमें मान लीजिए कि एक क्लास में 70 बच्चे हैं और दूसरी क्लास में 60 बच्चे हैं। कोई सी भी क्लास से 60 बच्चे हैं उसमें, तो जिस क्लास में 60 बच्चे होंगे, यानी दोनों का जो क्षेत्रफल है, दोनों का जो एरिया है वो बराबर है। लेकिन जिस क्लास में 60 बच्चे होंगे या 50 बच्चे होंगे, तो मान लीजिए उनका जिनका मतलब बराबर एरिया हो, यानी कि एक 6th क्लास है और एक 7th क्लास है मान लीजिए, तो 6th क्लास के अंदर मान लीजिए 60 बच्चे हैं और 7th क्लास के अंदर 70 बच्चे हैं। तो जिसमें 70 बच्चे होंगे वहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, लेकिन जिसमें 60 बच्चे या 50 बच्चे होंगे वहाँ का जनसंख्या घनत्व कम होगा। यानी कि बराबर के एरिया में ज़्यादा और कम लोगों का रहना ही या फिर ये घनत्व कहलाता, जनसंख्या घनत्व कहलाता है, ठीक है। यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। ये जो मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन है यहाँ पर, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी अच्छी है तो मिट्टी भी यहाँ की उपजाऊ है और यहाँ पर फसल उगाने के लिए भूमि समतल है और मुख्य व्यवसाय यहाँ का कृषि है। धान यहाँ पर मुख्य फसल है उगाई जाती है, यानी कि धान अच्छी मात्रा में उगाई जाती है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा हैं। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसल भी यहाँ पर उगाई जाती है।
मैदान के क्षेत्र में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। जो पश्चिम बंगाल एवं असम है वहाँ पर चाय के बागान आपको ज़्यादा मिलेंगे, और जो बिहार एवं असम का कुछ भाग है वहाँ पर सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले यानी कि कम ढलान वाले पर्वत एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं, यानी कि वहाँ ढाल तो है लेकिन कम ढाल है, तो वहाँ पर उनकी जो वेदिकाएं होंगी वहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू-आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा है। जो डेल्टा क्षेत्र है वो मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। देखें आप, हाँ, तो जो भारत का हिस्सा है उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ठंडी जलवायु होती है, और क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ढाल होता है जिस वजह से यहाँ पर चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, क्या आप देख सकते हैं चित्र में ब्रह्मपुत्र नदी का मानचित्र है, सॉरी चित्र है। ब्रह्मपुत्र नदी के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इन नदी के अन्य नामों का पता लगाइए। देखें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये यहाँ पर जो तिब्बत में है ये इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, और जैसे ही ये यहाँ पर आती है फिर इसको यहाँ पर ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाने लगता है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद ये बांग्लादेश में जाती है। ओके, फिर उसके बाद जनसंख्या घनत्व का अर्थ। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है क्लास के एग्जाम्पल से। जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित आप कर सकते हैं, उन्हें अपनी कक्षा में सजा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें आप, बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं जिनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। चित्र 8.11 आप देख सकते हैं यहाँ, एक सींग वाला गैंडा, ये रहा एक सींग वाला गैंडा। यहाँ पर इसके ये आगे सींग होता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेल्टा क्षेत्र है यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे दिए गए हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। अब वेदिकाओं का जो निर्माण है वो खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। वेदिकाओं का जो निर्माण होता है वो खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल प्रवाह तीव्रता से ना हो। ओके, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका चित्र। फिर उसके बाद है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के लवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधे डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारिक, औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं।
ये देखें, ये होती है अंधी डॉल्फिन। ये अब देखेंगे एक केस स्टडी है, झील जीविका का साधन, एक केस अध्ययन। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मोन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्नता प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मोन या चाप झील को साफ किया। ठीक है, झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलिनेरिया हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनाते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है, वह इस ज़मीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं जिन्हें पकड़कर वो पास शहरों में बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को खतरा नहीं है। सार्वभौमिक स्वच्छता। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी से लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। ये देखें, गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर है। ये वाला गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। ये आप देख सकते हैं इस चित्र को। इन शहरों में तथा यहाँ स्थित गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों में लोग सड़क मार्ग, रेल मार्ग द्वारा एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है तथा कोलकाता हुगली नदी पर स्थित महत्वपूर्ण पत्तन मैदानी क्षेत्र के लिए बड़े हवाई पत्तन स्थित हैं। ठीक है, यानी सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और जो महत्वपूर्ण पत्तन होते हैं हवाई पत्तन, वो ये 4 प्रकार के जो मतलब यातायात के साधन है वो हैं यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जाने के लिए। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। आप इसको याद रख सकते हैं। पर्यटन एवं बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद एवं गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमाम बाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य में बाघ। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।